पार्टी की उत्तर प्रदेश में, तब भी केंद्र को 1969 के केंद्रीय सेवाओं का जो आचार संहिता है उसके तहत यह अधिकार हासिल है कि कभी भी हस्तक्षेप करने का अक्षुण्ण अधिकार एक, और केंद्र के पास सरकार को बर्खास्त करने का अक्षुण्ण अधिकार दूसरा। प्रश्न सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट से अप्रूवल, लेकिन केंद्रीय सेवाओं के लोगों में हस्तक्षेप करने में पार्लियामेंट के अप्रूवल भी नहीं चाहिए। आप तो 224 है, 402 होते तब भी संविधान केंद्र को यह अधिकार देता है। ये दूसरे की भी सुनिए जी। मान्यवर अशोक खेमका के मामले में दिल्ली की सरकार क्यों नहीं हस्तक्षेप करती? पंकज चौधरी जो राजस्थान के आईपीएस हैं उनके मामले में क्यों नहीं दिल्ली की सरकार हस्तक्षेप करती? अतुल जी, इनमें से किसी को सस्पेंड नहीं किया गया है, ये लोग केवल ट्रांसफर किए गए हैं। ट्रांसफर करना किसी भी राज्य की सरकार का पूर्ण अधिकार है। किसकी सेवाएं कहां पर किस पद पे ली जाएंगी इसके विषय में दिल्ली कुछ नहीं कह सकती है। अविनाश जी, इसमें भी थोड़ा करेक्शन नहीं, मेरी बात पूरी होने दीजिए अतुल जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए। जिस नियम का हवाला अमिताभ जी दे रहे हैं उसी नियम में लिखा गया है कि किसी भी आईएएस आईपीएस की सेवा में किसी भी व्यक्ति को कम से कम 2 वर्ष तक उस क्षेत्र में रहने दिया जा सकता है। के लिए बता देता हूं, 2005 में इसी सपा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दिया था जिसमें यह कहा था कि जिलों में 3 साल के लिए और सेक्रेटरीट में 2 साल के लिए हम एवरेज लोगों को एवरेज टेन्योर प्रोवाइड करेंगे। आज मैं आपको बता दूं, स्थिति यह है कि सेक्रेटरीट में 9 महीने मार्च 2012 से सेक्रेटरीट में 9 महीने और जिलों में 6 महीने एवरेज टेन्योर प्रोवाइड किया जाता है। ठीक बात है, आप सही कह रहे हैं। तो मेरा कहना यह है कि किसी को ट्रांसफर करके कहां रखा जाएगा, किस पद पे उसकी सेवाएं ली जाएंगी, ये राज्य सरकार का विशेषाधिकार है। इसमें केंद्र सरकार कुछ नहीं कह सकती। नहीं, लेकिन सस्पेंड करेंगे सवाल उठेगा ना। लेकिन आप सस्पेंड करेंगे बिना किसी बात के, ऐसी डीएम की रिपोर्ट पे जो बाद में गलत साबित हो जाए, एलआईयू की रिपोर्ट पे जो बाद में दिखे कि ये तो उस तरह की रिपोर्ट नहीं है। एलआईयू की रिपोर्ट मैं लेके बैठा हूं दीक्षित जी, एलआईयू की रिपोर्ट मेरे पास है। मैंने 3 दिन पहले समाचार पत्र पर ही दावा किया था कि ये रिपोर्ट मैंने देखी, बिल्कुल कहीं नहीं है, इसमें कहीं नहीं लिखा कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ रहा था। रिपोर्ट पे इनको सस्पेंड कर दिया गया। तो हम ये नहीं विशेषाधिकार उठा रहे कि उनको ट्रांसफर मैं दिनेश शर्मा जी के पास चलूंगा। दिनेश शर्मा बहुत देर से वेट कर रहे हैं। बहस फिर भटक रही है। मैं जाना ही नहीं चाहता कादलपुर। मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं, अगर आप किसी आईपीएस आईएएस अधिकारी को निलंबित करेंगे, शब्द सुनिए, निलंबित करेंगे, कृपया सभी मेहमान वहीं तक सीमित रहें, निलंबित करेंगे तो केंद्र को दखल का अक्षुण्ण संवैधानिक अधिकार हासिल है। वो संवैधानिक अधिकार तब तक नहीं जा सकता जब तक पार्लियामेंट उसके लिए दूसरी व्यवस्था न तय कर दे। और मैं मनोज राय धूपचंडी जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो आईएएस अफसर प्रोमिला शंकर के मामले में केंद्र सरकार ने दखलंदाजी की थी, जब बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री थी और वरिष्ठ आईएएस अफसर जी रिवोक कर दिया गया था उस निलंबन को, और ये कहा गया था मायावती जी की तरफ से, सरकार की तरफ से, कि चूंकि ये बिना इंफॉर्मेशन दिए विदेश चली गई थी इसलिए इन्हें निलंबित किया जाता है। जबकि वो ताज कॉरिडोर मामले में जो फायदा पहुंचाया गया था जिन जिन लोगों को, उसकी जांच में उन्होंने उन लोगों के नाम सामने लाने की कोशिश की थी और केंद्र सरकार ने मनोज भाई इस निलंबन को रिवोक किया था। और वो भी मायावती की सरकार 208 पर थी, आपसे 16 कम जी, वो भी जनता से चुन के आई थी, लेकिन उनका फैसला केंद्र की सरकार ने पलट दिया था। जी मनोज भाई, नहीं, मैंने दोनों लोगों के सवाल सुने। आपने मतलब आपने भी जो बताया ये भी सुना और ये भी भाई साहब जो बैठे हैं बता रहे हैं ये भी सुना। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि संवैधानिक अधिकार उत्तर प्रदेश सरकार को है कि नहीं है किसी अधिकारी को दंडित करने का? अरे भाई, दंडित आप किसकी रिपोर्ट पर करेंगे? एक गुंडे की रिपोर्ट पर करेंगे, एक खनन माफिया की रिपोर्ट पर करेंगे? अगर आपको लगता है जो माइक पर ये कहता हो कि मैंने निलंबित करवाया, जिसका भाई कैलाश भाटी स्टिंग ऑपरेशन में पकड़ा जाता हो, एसोसिएशन नहीं चलता था उत्तर प्रदेश में। गजब बात आप कर रहे हैं। बधाई दूंगा उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री को जिन्होंने इतनी सौहार्दता से आईएएस एसोसिएशन को जीवित किया। अरे जीवित किया तो क्या तलवार से गर्दन कर दीजिएगा किसी की? जो लोग, मैं तो सिर्फ एक चीज कहूंगा कि इसमें दोष किसी का नहीं है। इसमें दोष तो ये है कि दुर्गा शक्ति नागपाल जो, अगर दोस्त किसी का नहीं था तो मुलायम सिंह जी ने कल अखिलेश को दिल्ली बुला के डांटा क्यों और नरेंद्र भाटी को फोन करके जम के गरियाया क्यों? आप करिएगा, ये बात आपको ही पता होगी
लेकिन समाजवादी पार्टी एक परिवार की तरह काम करती है। हाँ, मुझे पता है। और हम सफाई सबके टावर रामपुर गार्जियन- कन्नौज रामपुर में कितनी लाल बत्तियां हैं, मुझे पता है उस परिवार को कितनी लाल बत्तियां दी हैं आपने। आप रहिए मेरे साथ, आप रहिए मेरे साथ। दिनेश भाई शर्मा हमारे साथ हैं, आप लखनऊ के मेयर हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। दिनेश भाई, काफी देर तक आपको होल्ड कराने के लिए मैं माफी चाहता हूं। मैं केवल आग्रह ये करना चाहता हूं जी कि रामगोपाल जी बड़े वरिष्ठ नेता हैं जी, और 2 दिन पहले उन्होंने इसको गलत बताया। हाँ। आज इसको उन्होंने सही बताते हुए एक हाँ। ऐसा बयान दे दिया हाँ। जो हमारी संघीय व्यवस्था के विरुद्ध है और भारतीय संविधान को चुनौती देने वाला है। हाँ। भारत के संविधान में जो रजवाड़े थे ना, जो रियासतें थी, उनको विलय कर दिया गया था भारत के अंतर्गत। हाँ। अब वो क्या आईएएस अधिकारियों को भेज के हम फिर से रियासतों को जागरण का उपाय कर रहे हैं? ये संविधान के खिलाफ है। मुलायम सिंह जी अगर 403 भी लेकर आ जाए ना, 402 भी लेकर आ जाए, तब भी अधिकारियों को वापस नहीं भेज सकते। अमिताभ जी, वही तो मैं बोल रहा हूं, मुझे बोलने तो देंगे जी। मैंने यही कहा कि संविधान संघीय व्यवस्था के विरुद्ध है, संविधान के विरुद्ध है और संविधान का अपमान है संवैधानिक व्यवस्था का। और इसमें मैं समझता हूं कि उनको अपने बयान को वापस लेना चाहिए, नंबर 1। और दूसरी चीज ये है कि आज जो आपने कहा कि ये जो अंधाधुंध ट्रांसफर होते हैं ना, इनके लिए मेरा एक सुझाव के तौर पर है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के तहत तबादलों की समीक्षा की एक प्रक्रिया तय होनी चाहिए और उस प्रक्रिया के तहत ही एक निश्चित समय के लिए होना चाहिए। मैं राजस्थान के एक उदाहरण दे रहा हूं आपको कि उदयपुर के एक पीसीएस अधिकारी ने अभी 10 दिन पहले आत्महत्या इसलिए कर ली कि 1.5 साल के अंदर 16 बार उसका स्थानांतरण किया गया। ठीक बात। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जो इस प्रकार का हैरेसमेंट का, ऐसा नहीं कि अधिकारी केवल बहुत दूध का दूल्हे हैं और उनका राजनीतिक ही उत्पीड़न कर रहे हो, लेकिन राजनीतिक भी अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से अधिकारियों को जो प्रयोग करते हैं और अधिकारी उस हिसाब से जो प्रयुक्त होते हैं, इस पे भी अंकुश लगाने की जरूरत है। शर्मा जी, सबसे बड़ा सवाल तो तब उठता है जब राम आश्रय कुशवाहा जैसे वरिष्ठ नेता, दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री जब ये कहें कि जो अधिकारी समाजवादी विचारधारा को नहीं मानेगा, हम उसको अच्छी जगह पर नहीं रहने देंगे। ये बहुत चिंता की बात है। अधिकारी की नियुक्ति, इसीलिए मैं कह रहा हूं सतर्कता आयोग के नियमों के अंतर्गत एक व्यवस्था बनी चाहिए, समीक्षा करके अधिकारियों का ट्रांसफर एक निश्चित समय में हो कि कितने समय तक कम से कम अधिकारी को काम करना है। और अधिकारी को स्वतंत्रता होनी चाहिए। आइडियोलॉजी के अधिकार पे अधिकारियों को बढ़ाना और घटाना, इस प्रक्रिया को बंद करने के लिए सभी राजनीतिक दलों में आम सहमति बननी चाहिए ना। लेकिन वैसे वर्षा है, आपकी बात के उलट एक बात ये भी है, फिर अधिकारी बेलगाम होने का भी खतरा रहेगा ना उसमें, कि जाओ 2 साल तक तो मैं ये रहूंगा, जो करते बने कर लो, फिर ये विचारधारा आ जाएगी। देखिए, मैं मुख्यमंत्री की उस बात से तो सहमत हूं कि अधिकारी पे अंकुश होना चाहिए, लेकिन उस बात से असहमत हूं कि बगैर व्यवस्था के अपने पार्टी का एजेंडा चलाने के लिए और वोट की राजनीति के लिए कि हमको अल्पसंख्यक तुष्टीकरण में एक वर्ग के वोट मिल जाएंगे, अगर हम दीवार का मुद्दा उठाएंगे। तो एक मौलाना साहब की, मुझे लखनऊ के मौलाना साहब अभी टीवी चैनल पे बयान दे रहे थे, मुझे बहुत अच्छी लगी कि राजनीति के दुरुपयोग के लिए, वोट बैंक के लिए इस प्रकार के कार्रवाई नहीं की जाना चाहिए और किसी निर्दोष को नहीं दंडित किया जाना चाहिए। उन्होंने एक बात और जोड़ा, उन्होंने कहा कि यदि ये जमीन जबरन उस पर मस्जिद का निर्माण हो रहा तो ये हमारे उसके अनुसार हमारे मजहब के खिलाफ ठीक नहीं है। तो ये तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आमिर हैदर साहब बैठे थे। आमिर हैदर साहब से सवाल मैंने ही पूछा था, जहां तक इस्लाम की मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है, कि किसी भी विवादास्पद जगह पर किया गया सजदा वो अल्लाह पाक को मंजूर ही नहीं होता, वो कबूल ही नहीं होता। ग्राम समाज की जमीन है तो ग्राम समाज की अनुमति लेके तो उस पर निर्माण किया जाना चाहिए। क्या किसी सरकारी जमीन पे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, क्या वो किसी प्रकार के धार्मिक स्थल का निर्माण कर सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ये नहीं है कि किसी सार्वजनिक स्थल पे और सरकारी स्थल पे दिसंबर 2009 में आया है, किसी वजह का उसको निर्माण नहीं किया जा सकता? क्या उत्तर प्रदेश शासन का ये शासनादेश नहीं है? 2005 में होता है कि हम लोग सार्वजनिक स्थल पे किसी प्रकार का, चाहे वो हिंदू का हो, मुसलमान का हो या ईसाई का या सिख का हो, हम धार्मिक स्थल का निर्माण नहीं होना। अरे शर्मा जी, आप अपने घर में भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च नहीं बना सकते तब तक, सुनिए तब तक जबकि आपका पड़ोसी उस मंदिर का नियमित तौर पर इस्तेमाल न करे। ये भी मुलायम सिंह जी ने 2005 में जो अध्यादेश लाया था, जिसको बाद में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने ऑन किया था, ये भी उसमें लिखा गया है। और सबका मैं जिक्र कर रहा हूं। अगर हमारी मानसिकता के आधार पर मेरा एक वोट बैंक बढ़ रहा है, ये जान के हम किसी के खिलाफ कार्रवाई करें, वो गलत है। लेकिन अधिकारी अगर बात ना माने और गड़बड़ करके जबरदस्ती करे तो अधिकारी भी दंड का पात्र है। मेरा कहना है दिनेश जी, प्रश्न आज यहाँ ये नहीं हो रहा। जनता की चुनी हुई सरकार की सुपरमेसी तो रहती है, दिल्ली में भी लखनऊ में भी बहस भटक जाती है।
बहस मस्जिद पर जाके टिक जाती है। नहीं सुनिए ना, सुनिए, मूल बात क्या है? अधिकारी के उत्पीड़न में रिड्रेसल का, सुनवाई का कोई मैकेनिज्म रहेगा लोकतंत्र में या नहीं रहेगा? रहेगा ना। सजा देने का हक सरकार को है। किसने चैलेंज किया क्या सरकार को हक नहीं है? नरेंद्र मोदी को गुजरात में, अखिलेश जी को लखनऊ में, ममता बनर्जी को कोलकाता में हक है। लेकिन उत्पीड़न के रिड्रेसल का एक सिस्टम होगा ना। वो सिस्टम संविधान ने बनाया कि केंद्र को दखल देने का, हस्तक्षेप करने का हक है, क्योंकि वो केंद्रीय संवर्ग के अधिकारी हैं। आज उस बात पर अगर ये प्रतिक्रिया कोई राज्य दे कि आप वापस ले जाइए, तो ये बात तो ठीक नहीं। मैंने उदाहरण दिया, कल को कोई सरकार केंद्र की ये कहे कि मुख्यमंत्री की जरूरत नहीं, तब मैं समाप्त हो चुका है। लेकिन अब ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का ये फ्रेंडली मैच शुरू हुआ है। ये दोनों आपस में एक दूसरे को चिट्ठी लिख रहे हैं और कबूतर उड़ा रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे 2-4 दिन के बाद दोनों की सहमत बन जाएगी और दोनों एक ही दिशा में बोलने लगेंगे। जी, तो मनोज राय धूपचंडी जी, आप कबूतर क्यों उड़ा रहे हैं भाई? बहुत आप इस पे विश्वास नहीं, मनोज राय धूपचंडी जी, आप कबूतर क्यों उड़ा रहे हैं भाई कांग्रेस के साथ मिलकर? अब ये लोग, जो लोग अफवाहों के मास्टर माने जाते हैं, वो अगर हमारे बारे में डिसीजन देंगे तो वो ठीक नहीं है। उनको लगता है कि हम कबूतर उड़ा रहे हैं, लेकिन हम उत्तर प्रदेश में एक सफल सरकार चला रहे हैं, जिसके मुख्यमंत्री द्वारा लगातार गरीबों के लिए, बुनकरों के लिए, पिछड़ों के लिए, छात्रों और नौजवानों की बेहतरी के लिए काम हो रहा है और सीधे सीधे आम लोगों तक सरकार का फायदा पहुंचाया जा रहा है। जी, देख रहा हूं मैं, वो काम कर रहे हैं, देख रहा हूं। ना संदिग्ध आतंकवादियों को आप कैसे आरक्षण के, आप कैसे मुआवजे के चेक लेकर जाते हो देने के लिए, और किस तरह से प्रदेश में यूपी पीसीएस का यादवीकरण कर रहे हो आप, ये मैं देख रहा हूं मैं अच्छे से। का काम वो करते हैं जो लोग खाली मैं देख रहा हूं। ना, उत्तर प्रदेश में केवल मुसलमान और यादवों को ही सबसे ज्यादा चीजें मिल रही हैं, ये मैं देख रहा हूं। दिख रहा है मुझे। भलाई के काम कर रहे हैं हम लोग, लोगों की मदद कर रहे हैं हम। लैपटॉप बांटने का काम बहुत बढ़िया। लैपटॉप दीमक खा रही है, लैपटॉप दीमक खा रही है, गाँवों में बिजली नहीं है। खाली होते हैं हमारे आपके मोहल्ले में कबूतर वही लोग उड़ाते हैं जो खाली होते हैं। हाँ। हम खाली नहीं हैं। लैपटॉप के साथ लॉलीपॉप आप ही लोग बांटते हैं कि 20 लाख आदमी है, 5,000 को दे दिया, 5,000 को। बाकी बांदा से लेके बहराइच तक और गाजीपुर से लेके गाजियाबाद तक जो सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी में बैठे लोग हैं, वो धरती को खोदे डाल रहे हैं। कहां गिनाऊं? कहां गिनाइए? अरे बहराइच का मामला पता चला आपको? नहीं पता चला आज? मैंने आप गिनाइए ना। बहराइच का मामला पता चला आज का आपको? बांदा का मामला पता चला आपको? औरैया का मामला पता चला आपको? कानपुर का मामला पता चला आपको? कहां गिनाऊं मैं? नोएडा का तो भूल जाइए आप, जो नरेंद्र भाटी ने किया वो भूल जाइए। पूरे उत्तर प्रदेश में जितनी जेसीबी और जितने ट्रैक्टर, हाँ, वो बसपाइयों, कांग्रेसी और भाजपाइयों के पास हैं, वो किसी के पास नहीं। खिलाफ कार्रवाई की गई है खनन को करके। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए पिछले 5 साल दूसरे। चलिए आइए मैं रिकॉर्ड उठा लेता हूँ। मनोज भाई एक मिनट, चलिए मैं रिकॉर्ड उठा लेता हूँ। चलिए बताइए, आप सितंबर 2011 से लेकर जुलाई 2013 तक आप किस महीने का रिकॉर्ड मुझसे पूछना चाहते? चलिए मैं बताता हूँ आपको, बताइए। आप पिछली सरकार में बताइए ना कितनी मैं पिछली सरकार की बातें कर रहा हूँ भाई साहब। आप 5 साल का बताइए कितनी जेसीबी सीज हुआ है। तो फिर मैं 1857 से बताना शुरू करूंगा आपको। सोनभद्र गजब बात होगी भाई। हाथ कंगन को फारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? ये बात तो गलत हो गई ना। फिर तो 1857 से आप पूछिए। देखिए, ये तर्क ठीक नहीं है कि दूसरी कर दिया गया। चलिए ठीक है, ठीक है जी। दिनेश भाई एक बोलेंगे तो सबकी सुनाई पड़ेगी। बोलिए दिनेश। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 228 पद खाली हैं आईएएस के उत्तर प्रदेश में इस बार। हाँ। यहां से कोई भी आईएएस अधिकारी उत्तर प्रदेश केंद्र से आना नहीं चाह रहा है। हाँ। इस व्यवस्था को ठीक करना चाहिए। देखिए, जब भी कोई भी सरकार चुन के जाती है तो केवल वो एक दल की सरकार नहीं रहती, सब दल और सब वर्ग की जनता के प्रति उसका नैतिक दायित्व बन जाता है। हाँ। इसलिए एक ऐसा वातावरण तैयार किया जाना चाहिए कि जहां पर अधिकारी जो है वो निरंकुश ना होने पाए, अपराधी निरंकुश ना होने पाए, लेकिन उनमें भय का वातावरण जो अपराधियों में तो रहे, लेकिन अधिकारियों में और जनता में भय का वातावरण। जब अपराधी सरकार में शामिल हो जाए तब भय तो जनता को होगा ना। इसके लिए व्यवस्था करना चाहिए और
मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि तमाम अधिकारी भी ऐसे हैं जो निरंकुश हो जाते हैं। हाँ। उन पे भी अंकुश जरूरी है। हाँ। वो अपनी दलीय व्यवस्था के आधार पे अपने अपने नेताओं की चॉइस के आधार पे आचरण करने लगते हैं। हाँ। ऐसे लोग दंडित होने चाहिए। ठीक है। लेकिन ये प्रकरण उससे अलग है। ये दुर्गा शक्ति नागपाल का जो प्रकरण है, हाँ। वो एक अच्छा काम करने के बाद में दंडित होने के, इसलिए इतना ये बढ़ा है। जी। अगर शायद ये एक साधारण एसडीएम का निलंबन होता तो इतनी बातें नहीं होती। ठीक बात है। डीएम की रिपोर्ट क्या है, लेखपाल की रिपोर्ट क्या है, दरोगा की रिपोर्ट क्या है, एसएसपी की रिपोर्ट क्या है, गांव वाले